हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसका किसका पढ़ लिया हम लोगों ने? सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया था हम लोगों ने एक्चुअली बच्चे। किसका किसका पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास भाई? सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया हम लोगों ने बहुत सारी बॉडीज का। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सॉरी सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और फिर हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का भी पढ़ लिया। हेमीस्फेयर में सॉलिड हेमीस्फेयर और हॉलो हेमीस्फेयर दोनों का पढ़ लिया। नहीं कल ही तो पढ़ा हम लोगों ने। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर सॉलिड का अगर हम देखें तो सॉलिड का हेमीस्फेयर का कितना है तो सेंटर ऑफ मास ये है। सॉलिड का हेमीस्फेयर सबसे बड़ी चीज है सेंटर ऑफ मास में। आप देखोगे सेंटर ऑफ मास में बच्चे सबसे बड़ी चीज है, आप देखोगे कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने एक वर्ड बोला था आप लोगों को, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्ड जो है आप याद कर लो दिमाग में अपने कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसके अबाउट कोई भी फिगर दो पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, और जो सेंटर ऑफ मास उस फिगर का होगा उसी एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींच सकते हो तो आप किसी भी सेंटर ऑफ मास के ना क्वेश्चंस को आप मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट में निकाल लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। अब देखो अगर इस फिगर को देखें तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आपको पता चल जाएगा तो सिमेट्री से आप क्या निकाल लोगे? उस फिगर का सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बता दो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरे बच्चों? तो इसका सेंटर ऑफ मास आपने निकाला था 3r/8। 3r/8 ये क्या है? ये हेमीस्फेयर है। क्या है? हेमीस्फेयर। कौन सा हेमीस्फेयर है? ये सॉलिड हेमीस्फेयर है। मैंने हॉलो हेमीस्फेयर की भी बात करी थी। किसकी बात करी थी मैंने? हॉलो हेमीस्फेयर की भी बात करी थी। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि हॉलो हेमीस्फेयर में एक फॉर्मूला आया था आपका, अंडर रूट ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई m। और उसको हमने इंटीग्रेट करने के लिए बोला था आपसे। हो गया क्या? अरे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये y सेंटर ऑफ मास हॉलो के लिए। हमने कहा था कि ये इंटीग्रेशन कर लेना y अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी वाई स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई m। 0 to m नहीं कितना था? आर स्क्वायर अंडर रूट सॉरी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था ना? यस सर। ये आर स्क्वायर था ना? बाकी सब कट गया था। यस सर। 0 to कहाँ तक? आर। R ठीक है। सर r/2 आ रहा है क्या? r/2 r/2 आएगा। हाँ सही बात है। क्या दिव्यांशु आपने कर लिया था इसको? तो मेरे को समझ नहीं आया सर। ऐसे देखो इसका इंटीग्रेशन आप 12th हो यार। अब इसका इंटीग्रेशन जो है कैसे करेंगे? देखो ऐसा कुछ चूज करते हैं ना इंटीग्रेशन में इसके कि ताकि ना इस ऐसे इंटीग्रेशन जब भी आपको मिले तो आप तुरंत क्या करो, अंडर रूट वाले और स्क्वायर में हो तो तुरंत क्या करो, उसको पोलर में चेंज करो। किसमें चेंज कर लो? पोलर में। देखो ऐसा ही दिया हुआ था फिगर, ऐसा ही फिगर दिया हुआ था ये है। और यहां से मैंने कहा था ये फिगर दिया हुआ था बच्चे ये वाला, और मैंने कहा था यहाँ से ये है रेडियस r, और मैंने यहाँ पे कहीं एक एलिमेंट लिया था ऐसा ये वाला ना, ये एलिमेंट मैंने लिया था और ये एलिमेंट का थिकनेस था dy और ये y डिस्टेंस पे था और ये रेडियस r था। ठीक है। और ये कैपिटल R था। ठीक ठीक है बच्चे। तो आप कह सकते हो कि किसी एंगल थीटा पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया था d थीटा, तो ये थीटा एंगल पे ना इस y को आप चाहो इस r को चाहो तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हो। देखो y अगर थीटा के टर्म में निकालें, आप यहां से कोई एलिमेंट आप अगर आप इसे ना थीटा में वेरी कराना चाहो तो यहां से किसी एंगल थीटा पे एक एलिमेंट आपने ले लिया था और उस एलिमेंट का जो वो एलिमेंट था dy, और थीटा पे एक्चुअली डी थीटा एलिमेंट लिया होगा आपने, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ, इसको मैं बता नहीं रहा हूं। तो आप देखना ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखो जो कि थीटा पे है ऐसे, ये एंगल इसका थीटा है, तो मुझे लगता है ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये y है, ये r है, ये r है कैपिटल। तो क्या y को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R और थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
लिख सकते हो Yes, sir. y को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड थीटा। तो y को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और थीटा अगर लिखोगे तो देखो y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। क्या दिख रहा है आपको? Yes, sir. y की क्या वैल्यू हो जाएगी? r साइन थीटा। होगी कि नहीं बताओ? इस ट्रायंगल से देखो y की वैल्यू r साइन थीटा हो गई। अब इस y की वैल्यू r साइन थीटा यहाँ पुट कर दो तो देखो इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर r साइन थीटा पुट करते हो बच्चे तो ये हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r। y की जगह r साइन थीटा रख दो तो ये हो जाएगा y r साइन थीटा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिव्यांशु देख ले बेटा, ठीक है। dy y को भी चेंज करेंगे, अभी फिलहाल मैं dy के फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि सारा जो है देखो सारा y किसके साथ वेरिएबल में है? थीटा के साथ है। y थीटा के साथ अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ dy जो है वो भी थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो dy अगर थीटा के टर्म में लिखोगे तो पहले y अगर थीटा के टर्म में है तो वो देखो y इक्वल टू r साइन थीटा है। तो dy अगर dy निकालना चाहो तो इसे इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ लिख दिया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r d बाई डी थीटा साइन थीटा। लिख सकते हैं क्या हम लोग इसको? हाँ लिख सकते हैं, ऐसा करते हुए आए हम लोग। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा भाई? dy बाई डी थीटा हो जाएगा r cos थीटा। होगा कि नहीं होगा बोलो? और यहाँ से अगर आप dy निकालो तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन सॉरी r cos थीटा d थीटा, r cos थीटा d थीटा। क्या dy की वैल्यू यही आई? हाँ सर यही आई। dy की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। dy को भी थीटा के टर्म में हमने लिखना है तो dy को हमने यहाँ पुट किया। तो dy को अगर यहाँ पुट करो तो देखो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर है शायद। y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली लिमिट थीटा के टर्म में नहीं है, ये वाली लिमिट y के टर्म में है। तो लिमिट को भी आपको थीटा के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट को थीटा के टर्म में चेंज करना पड़ेगा बच्चे। देख तो y की जगह आप क्या रखोगे? y की जगह जो ये लिमिट लगाए वो रखोगे तो थीटा की लिमिट आपको यहां से आ जाएगी। नहीं आई बात समझ? ये किसकी लिमिट है? ये किसका वेरिएशन है? y का। लेकिन y को आपने किसमें चेंज कर दिया है? थीटा में। इसलिए यहाँ किसका वेरिएशन लिखोगे? थीटा का वेरिएशन लिखोगे। थीटा कैसे वेरी कर रहा है वो लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ लिमिट भी चेंज कर देते हैं हम लोग। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल ये देखो कि ये क्या हो गया, ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला टर्म हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाहर ले लोगे तो वो हो जाएगा r 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। बाहर ले लोगे तो हो जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा cos थीटा इंटू dy का टर्म, dy क्या आया है आपका? r cos थीटा d थीटा आया है। तो r cos थीटा d थीटा ये तो आया है। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है? तो ये हो जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां लगाओगे भाई? लिमिट लगा दो। देखो जब y की वैल्यू 0 है तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ देखो लिमिट ऐसे पुट करते हैं, जब y की वैल्यू 0 है, y जब 0 है तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? देखो क्योंकि y अगर 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 0। और फिर क्या करोगे? जब देखो और क्या करोगे भाई? और कर दो इसको क्या? जब यहाँ r है y की वैल्यू, जब y की वैल्यू r है तो उस समय साइन थीटा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू r रखो तो r इज इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री मतलब π/2 होगा। होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. इसे आप कर लेना, ये तो समझ ही सकते हो आप। तो 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो ये r ये r ये r स्क्वायर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये r कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, r स्क्वायर हो गया। r स्क्वायर को खा गया तो ऊपर जो बचा
सिर्फ और सिर्फ जो भी बचा वो बचा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो हम लोग यहाँ कर सकते हैं इसको, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, r को हमने ले लिया बाहर, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते? बोलो भाई कि मैं ही करूं? बोलो। इसका कर सकते हो या मैं ही करूं? सर कर सकते हैं। ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ रहा है, पूरा इक्वेशन क्या था? पूरा इक्वेशन क्या था? dm r sin थीटा पूरा इक्वेशन नीचे आर स्क्वायर था या कुछ और था? डीएम की वैल्यू क्या आई थी? डीएम की वैल्यू बता दो मुझे एक बार। m/r² into small r dy। 1/r² इंटू सर m m/r²। हाँ m/r² into small r dy। स्मॉल आर डी वाई। तो स्मॉल Yes, आर की वैल्यू हमने क्या पुट करा था? √r² - y² पुट करा था ना? yes, हाँ तो फिर गलत तो ही है। मैं भी कह रहा हूँ कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्यों ऊपर आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो डीएम एक्चुअली कैपिटल एम 0 to r में अगर इनसे इंटीग्रेट करोगे तो वो कैपिटल एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन r स्क्वायर अंडर स्क्वायर r² - y² dy। गलत कर रहे क्या हम लोग? नहीं, तो इतना ही तो आया था भाई। ये आया था हमारा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm। dm की वैल्यू थी m/r² इंटू r dy डिवाइडेड बाई कैपिटल M कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन dm हो जाएगा। m को खा गया था, मैंने ये भी बताया था आपको। 1/r² हो गया, y की वैल्यू r की वैल्यू √r² - y² dy हो गया। इसकी लिमिट लगा दी हमने 0 to r। ठीक है, तो 1/r² आया था नीचे, r² कांस्टेंट हो तो ये r की वैल्यू √r² - y² आया था, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा cos थीटा dy हो जाएगा आपका r sin थीटा d थीटा dy हो जाएगा r cos थीटा d थीटा dy by d थीटा हो जाएगा r cos थीटा d थीटा। ठीक है, 1/r² r cos थीटा d थीटा dy की वैल्यू r cos थीटा d थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा। ये जाएगा cos थीटा, y को हमने r sin थीटा लिया था तो r sin थीटा r cos थीटा और r cos थीटा d थीटा। ठीक है, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे क्या आप लोग? हो जाएगा। yes, sir। cos स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हो आप? देखो cos स्क्वायर थीटा कुछ पुट कर सकते हो क्या? नहीं पुट कर सकते। 1 - sin स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा? sin क्यूब थीटा आ जाएगा वहां। और तो फिर वो sin 3x वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा ना d थीटा। थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन होता है इसका, तो जाएगा r 0 to π/2 sin थीटा d थीटा माइनस sin थीटा d थीटा माइनस ये sin क्यूब थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin क्यूब थीटा d थीटा। ठीक, बोलो। sin क्यूब थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, sin क्यूब थीटा को हम लोग sin 3 थीटा में, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? sin 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या?
बोलो। No, sir. नहीं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ये तो लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा। हम लोग साइन क्यूब थीटा, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। इसको हम लोग साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाले को साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अगर ऐसा कर ले छोटा सा, रुक जाओ एक सेकंड, मैं कुछ और बनाता हूँ इसका। अगर इसमें हम लोग लिख लें r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सर ये sin 3 2 sin थीटा x में 4 sin क्यूब x। cos थीटा t थीटा डिवाइडेड बाई 2 चलेगा भाई। साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा वो इंटू Yes, cos sir. थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा cos थीटा d थीटा। इसका कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते कुछ, बोलो बच्चे। इसका कुछ कर सकते हो कि नहीं। साइन 2 थीटा cos थीटा d थीटा। सर नहीं तो उसका फार्मूला लिखना ना, साइन क्या था So उसका, 2 से into और साइन divide 3 करें। थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हाँ, 2 से into और divide करें। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सर 3 sin थीटा माइनस 4 साइन sin थीटा क्यूब माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा। देखो मैं यही कह रहा था, कुछ ना कुछ है एक फॉर्मूला, मैं एक्चुअली उससे निकाल देता जो मैंने लिखा था साइन 2 थीटा प्लस थीटा से, मैं उससे ये वाला फॉर्मूला निकाल देता। लेकिन मैं चूंकि मैं सोच रहा था यार बड़ा जा रहा है झूठ मूठ का क्या फायदा। अब देखो साइन क्यूब थीटा अगर यहाँ से रखो, देखो इसे मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैंने इसे लिखा था, जो लिखा था मैं वही लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा था r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसे हमने क्या लिखा था, इसे हमने लिखा था साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा, यही तो लिखा था, यस यही लिखा था ना। अब यहाँ साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से अगर यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा निकालें तो आप लिख सकते हो साइन 3 थीटा माइनस, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस sin साइन 3 थीटा थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 4। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं बताओ। यस सर। तो यहाँ साइन क्यूब थीटा को 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 3 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा। ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये अभी ब्रैकेट में ही है छोटे में, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बचा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर आएगा साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर देखो मैं लिख रहा हूँ y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा। क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो? हाँ सर जानते हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 3 थीटा डी थीटा। ये देखो ठीक है, चलेगा।
अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो कितना होता है, बोलो, माइनस कॉस माइनस थीटा। cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 to π/2, और इसका कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यस सर। 3 से क्या हो जाएगा, साइन Yeah. mx dx, वो होता है माइनस कॉस mx dx, सॉरी माइनस कॉस mx बाई 3, माइनस कॉस mx बाई m। तो ये हो जाएगा माइनस आपका, cos 3 थीटा बाई 3। हैं, माइनस cos 3 थीटा बाई 3। हाँ, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा बाई 3 0 to π/2। लिमिट रख दो, π/2 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस π/2 रखोगे तो 3π/2 मतलब 270, ये अगेन 0, बोलो, और 0 रखोगे तो 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 हो जाएगा। तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा r/4 × 2, हो जाएगा r/2। आया समझ में, नहीं आया? सर आया। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, इसमें मैथमेटिक्स लग रही है अच्छी खासी, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है कि नहीं, यस सर। अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। थोड़ा बड़ा, कोई नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वाई सेंटर ऑफ मास हेमीस्फेरिकल हॉलो हेमीस्फेयर का r/2, सॉलिड हेमीस्फेयर का 3r/8, ठीक। कोन का लिख लो, कोन का लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, कोन कैसा, सॉलिड है, सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन मतलब ये देखो, ये है, ये कोन है, इसका रेडियस कितना है r, हाइट मान लो कितनी है h, ठीक है, h। सिमेट्री है इसमें, बोलो बच्चे, सिमेट्री, कोई एक्सिस ऐसा खींचो जिस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे काटे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। क्या सिमेट्री है इसमें? हाँ है। यस। किधर है, देखो ये है ना है सिमेट्री। इसका मतलब है कि अगर सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी के अबाउट लाई करेगा, इसी के अबाउट लाई करेगा। तो क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस y पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये अगर आप y एक्सिस मान रहे हो तो इसका सेंटर ऑफ मास किस में लाई करेगा, y में लाई करेगा। तो y में लाई करेगा तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। हाइट h है, ये कौन हो गया मान लो मास इसका m है, ठीक है। तो किसी डिस्टेंस y पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस y है, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट का थिकनेस मान लिया हमने कितना बच्चे, dy। इस छोटे से एलिमेंट का थिकनेस हमने मान लिया कि dy है, और इसका रेडियस भी वेरी करेगा। हाँ सर वेरी करेगा, देख लो वेरी कर रहा है। ये देखो रेडियस r हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ रेडियस कैपिटल R था, यहाँ रेडियस स्मॉल r। जैसे जैसे आप y वेरी कराते जाओगे, क्या जो है उस कोण का जो रेडियस है वो वेरी करता रहेगा। हाँ वेरी करता रहेगा, देखो दिख रहा है। यस सर। तो किसी डिस्टेंस y पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल लें, मास dm निकाल लेते हैं। फिर y हमको पता ही है कि ये इस डिस्टेंस पे है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। पक्का? तो देखो बच्चे, अब हम क्या करते हैं, पहले तो डीएम लिख लो। डीएम कितने लोग लिख पाओगे? मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे जितने पढ़ रहे हैं सब डीएम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे क्या? बताओ डीएम कितना होगा। एम अपॉन, पहले तो मास, चूंकि ये कोन है और सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है तो ये वॉल्यूम होगा या एरिया होगा, वॉल्यूम होगा।
और वॉल्यूम है तो मास, डीएम क्या होता है भाई, डीएम होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम, यस सर, है यही तो होता है। यस सर, तो डीएम हो गया मास, तो कैपिटल एम है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। यस सर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू छोटा सा वॉल्यूम। इस छोटे से इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, बताओ बता सकते हो क्या, क्या ये डिस्क है, हाँ डिस्क है, किस रेडियस का है, स्मॉल आर रेडियस का डिस्क है, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्क का सरफेस एरिया इनटू उसकी थिकनेस। सरफेस एरिया कितना होगा डिस्क का, सिलेंडर बोलो, मान सकते हैं वैसे, है हाँ सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर कितना तो मैं भी D1, वही कह रहा हूँ। देखो आप, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का ऊपर वाला एरिया यस सर जी, पाई आर, कितना होता है, रेडियस अगर आ रहे तो पाई आर स्क्वायर होता है कि पाई नहीं आर बोलो, स्क्वायर, और कितनी हाइट का है, यस सर, तो बताओ पाई आर स्क्वायर एच हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, या पाई आर स्क्वायर एल हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, ऐसे ही इसका देखो, इसका सरफेस देखोगे पाई तो आर क्या स्क्वायर दिखेगा इनटू आपको, D1, सिलेंडर वो दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, यस सर, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यस सर, और इनटू कितनी थिकनेस का है, DY, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इनटू DY, तो लिखो पाई आर स्क्वायर इनटू डी। मैं जो सिखा रहा हूँ उसे सीखते रहो ना तो अच्छा रहेगा, कभी जिंदगी में गड़बड़ नहीं होगा, यस, भूलोगे नहीं। पाई पाई को खा गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो डीएम कितना आ गया देखो, 3m/r स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई। अब आर स्क्वायर चाहो तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एच एंड कैपिटल आर बाई सिमेट्री, बाई सिमिलर ट्रायंगल, नॉट सिमेट्री, बाई सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये देखो यस ये सर जी, ट्रायंगल, ये देखो बड़ा ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल से आर की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, तो सिमिलर ट्रायंगल से स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर ये h हाइट पे है तो ये वाला कितनी हाइट हो जाएगी भाई, h माइनस वाई होगी कि नहीं होगी बताओ। यस तो सर, स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिखो तो देखो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h बाई सिमिलर ट्रायंगल। मुझे लगा तुम लोगों को आ गया होगा। यस सर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई बोलो, स्मॉल आर आई कैपिटल h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू आर, हो गया स्मॉल आर की वैल्यू। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m/r स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा h माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो देखो डीएम मैं लिख दे रहा हूँ, डीएम हो जाएगा, डीएम ही लिखना मेन काम है इसमें, तो डीएम हो जाएगा 3m/r स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये तो होगा यस सर, इंटू डी वाई, इंटू डी वाई, D, देखो इंटू डी वाई, डी वाई आर स्क्वायर को खा गया, ठीक, नीचे हो जाएगा h क्यूब, तो डीएम हो गया आपका 3m/h क्यूब इंटू h माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ये हो गया डीएम। आया समझ में, यस सर, डीएम लिखना मेन इंपॉर्टेंट काम है, डीएम अगर आपने लिख लिया तो काम हो गया। तो डीएम हमने लिख लिया तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, डीएम है 3m/h क्यूब इंटू h स्क्वायर
सॉरी h माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, यस सर, h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, यही तो है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना m। एम कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसे, 0 से लेके कहां तक, एच y h हाइट तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके s तक। m को खा गया, बाहर निकाल के मैंने खवाया है, तो 1/h³ हो जाएगा ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/h³ इंटीग्रेशन 0 to h, 3 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। h माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू वाई डी वाई। ये हो जाएगा आपका y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3/h³ इंटीग्रेशन, इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to h। मैं लिखूंगा इसे, देखो मैं इसे तोड़ के इसका मल्टीप्लाई करके फिर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और y का मल्टीप्लाई कर दिया तो y h स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा, y स्क्वायर तो है ही है, y का मल्टीप्लाई करोगे y³, तो हो जाएगा 0 to h y³ dy, और इसका हमने कर दिया 2hy माइनस के साथ होगा, y का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाएगा 2hy स्क्वायर dy, तो ये जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to h 2hy स्क्वायर dy। ये ठीक है, अब कर दो कितना हो जाएगा 3/h³, ये हो जाएगा y h स्क्वायर बाहर ले लो, y का इंटीग्रेशन उसका y स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा h पावर 4/2। मैं इंटीग्रेट करके फिर उसका लिमिट लगा के बोल रहा हूँ आपसे, इसका हो जाएगा प्लस h पावर 4/4, इसका हो जाएगा माइनस 2h बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2h y³ डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2h पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 12, होगा 12, h पावर 4 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 12, तो 2 6 जा, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4 3 जा, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 4 जा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8, h पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो h पावर 4 बाहर आ जाएगा, h³ से कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3h, तो 3h इंटू ये निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/12, होगा, ये हो जाएगा 3 4 जा h/4, मुझे लगता है इसका सेंटर ऑफ मास आना चाहिए h/4, ठीक है, h/4 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 गलत हो रहा है क्या यार, देखो तो कितना आना चाहिए, Yes, sir. H/4. h/4 आ रहा है, Yes, sir. हैं? Yes, sir. गलत तो नहीं किया, No, sir. तो फिर h/4, तो देखो यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया, dm हमने लिखा, ये हमने dm लिखा, dm हमने लिखा m/v db m हो गया m/πr² h/3 इंटू πr² dy, तो 3m/r² h इंटू r² dy, ठीक है, r/h इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h, तो r की वैल्यू h माइनस वाई इंटू h माइनस वाई अपॉन h इंटू r, तो dm हो गया 3m/h h माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h³ तो 3m/h³ इंटू h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 3/h², ये हो जाएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो h माइनस वाई 3 बाहर आ जाएगा, h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई 3/h³, 3/h³, ये हो जाएगा
मैंने सही तो किया। ये हो जाएगा वाई एच स्क्वायर dy हो जाएगा, एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वाई dy तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एच टू द पावर 4 बाई 2 प्लस एच टू द पावर 4 बाई 4 टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 2 एच क्यूब पावर 4 बाई 3 तो ये हो जाएगा 12 2 6 जा 12 6 4 3 जा 6 प्लस 3 12 6 प्लस 3 9 माइनस 8 3 3 4 जा 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 1/12 1/12 मतलब हो जाएगा h/4। ठीक तो है यार। Yes, sir. कितना Yes, होना sir. चाहिए? H/4. 3h/4 सॉरी h/4 No, sir. H/4. h/4 ठीक है h/4। और सही बात है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मास उसका सारा का सारा नीचे ही तो होता है? Yes, sir. मास उसका कहाँ होता है? नीचे। Bottom. जिधर मास ज्यादा होगा, जिधर मास ज्यादा होगा ज्यादा सेंटर उधर ही की तरफ तो होगा। नहीं आई यस बात समझ में? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर मैं जैसे देखो देखो ध्यान से एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। ये देखो जैसे ये बॉडी है, मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, सॉरी ये बॉडी है, मान लो ऐसी एक बॉडी है, ऐसी एक बॉडी है। मैं कहूं कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा? कम वाले की तरफ। सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप देखोगे इसका सेंटर ऑफ मास जिधर इसका ज्यादा मास है ना उधर की तरफ लाई करे। यस सर जी जिसका इसका मास जिधर इसका मास ज्यादा है, जैसे कोई कॉपी है, कॉपी पे आप एक पेन रख लो या पेन लगा लो उसमें, और उसके बाद ना अगर सेंटर ऑफ मास उसका ढूंढोगे बुक का या कॉपी का, तो आप देखोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो गया, उधर की तरफ चला गया जिधर पेन लगा हुआ था, क्योंकि उधर मास ज्यादा हो गया। उधर मास ज्यादा हो गया मतलब वो टपल करेगा ऐसे, इसका मतलब उसे बैलेंस करने के लिए आपको उधर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जिधर Yes, मास किसी बॉडी का जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास समझ लो उधर ही लाई करता है उसका, वो पॉइंट उधर ही होगा। तो जैसे देखो एक कोन है, कोन का सेंटर ऑफ मास किधर हो सकता है? अगर मान लो h हाइट है, कितनी हाइट है? h हाइट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो सकता है? जिधर इसका मोटा वाला पार्ट है। अगर हम हाइट यहां से ले रहे हैं, हाइट हम यहां से ले रहे हैं, तो बच्चे देख इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी हाइट पे होगा? h/4 पे। अच्छा यहां से कितनी हाइट पे होगा? यहां से इस पॉइंट से कितना नीचे होगा? 3h/4 3h/4। तो दोनों सही है, सिर्फ ये देखना है कि रिफरेंस कहां पे है। यस सर जी क्या देखना है आपको? डिफरेंस रिफरेंस कहां पे है। अगर रिफरेंस इस लाइन को लिया है तब तो 3h/4 होगा, और यस सर रिफरेंस अगर इस लाइन को लिया है तो कितना होगा? h/4 ठीक है, यस सर कोई दिक्कत? नो सर ठीक है, यस बाकी अब जो है बहुत सारे हो गए एग्जांपल्स इस पे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनाते हैं कंपोजिट का। किसका? कंपोजिट कंपोजिट का। तो लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। कंपोजिट का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है हमको, अब तो मोस्टली हम लोगों ने सारे जो जितने भी आपके स्टैंडर्ड फिगर थे उस सारे स्टैंडर्ड फिगर का हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। और ये अगर आपको याद रहेगा तो मेरे बच्चों आपको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं लेंथ का, जो लेंथ का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, तो आप कहोगे उसके लेंथ की हाफ पे।
यस सर। रेक्टेंगल का मिड पॉइंट पे, ट्रायंगल का बेस से h/3, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π, सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग का उसके सेंटर पे, सर्कुलर डिस्क का उसके सेंटर पे, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π पे, हेमीस्फेयर का, सॉलिड हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर पहले तो स्फेयर का चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो उसके सेंटर पे, हेमीस्फेयर का अगर सॉलिड है तो कहां पे लाई करता है 3r/8, और हेमीस्फेयर अगर हॉलो है तो r/2, और हेमिस अगर जो है अगर कोन है तो h/4, कहां से, जो बेस है कोन का, जो बेस है, बेस से h/4 पे। ये अगर आपको याद है, आपको जो है ना याद है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कहीं तकलीफ नहीं होगी, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर तकलीफ नहीं होगी तो रोटेशन में कहीं तकलीफ नहीं होगी। क्या मेरे बच्चे ये याद कर लेंगे? यस सर। ये याद कर लेना आपको, आप ये याद कर लेना कि कहां से ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां से, किस पॉइंट से, किस रेफरेंस से है ये। ऐसा नहीं कि कहीं से भी h/4 होगा, जैसा मैंने दिखाया अभी, वो पॉइंट फिक्स रहेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि रेफरेंस कहां से है, वो पॉइंट कहीं जाने वाला नहीं है, नहीं। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट रेफरेंस लाइन से कहां पे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। एक आदमी है जो कि एक टॉय कंस्ट्रक्ट करता है, ऐसा, ए मैन कंस्ट्रक्ट ए टॉय लाइक दिस, ऐसा एक टॉय बनाता है, मैन कंस्ट्रक्ट ए टॉय लाइक दिस, ऐसा, ऐसा, ठीक है, एक टॉय बनाता है, मैन कंस्ट्रक्ट ए टॉय लाइक दिस, ऐसा बनाता है। इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ द सॉलिड कोन, डेंसिटी, एक देखो कितने फिगर है इसमें, दो, एक तो सॉलिड कोन है, ये वाला सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, और ये आपका सॉलिड स्फीयर है। डेंसिटी दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर में लिख दे रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, डेंसिटी रो से डिनोट किया हमने, ये एस है सॉलिड, एस है स्फीयर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कोन, लिख लो, मतलब मास जो डेंसिटी है, क्योंकि मास डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मिलके बनता है, तो यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है कि जो स्फीयर है उसका डेंसिटी कोन की डेंसिटी से 12 टाइम्स है। डेंसिटी ऑफ, if the density of the material of the solid sphere is 12 times that of the solid cone, तो पूछ रहा है आपसे distance of center of mass, determine the distance of center of mass from point O, इसका रेडियस 2r है, इसकी हाइट है 4r, और इसका जो स्फीयर है, स्फीयर का जो डाया है वो है 2r, निकाल लोगे। ओ से कितनी डिस्टेंस पे लाए, पहले तो ये देखो सिमेट्री है कि नहीं, इसमें है कि नहीं सिमेट्री, है सर। है,
क्यों है? क्योंकि देखो अगर कोण इसके ना, कोण का जो सेंटर है, सॉरी कोण का जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर इस स्फीयर के कॉर्नर से इस स्फीयर के सेंटर से पास नहीं होगा तो ये स्फीयर यहाँ पे रुक नहीं सकता, कि रुक सकता है? नहीं रुक सकता। इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये वाली लाइन इसके कहां से पास होगी? सेंटर से। यस सर। ठीक है, अगर ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ना, यही लाइन कौन सी लाइन है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। और ये लाइन अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की है, इसका मतलब अगर इसको हम वाई एक्सिस कह लें तो क्या सेंटर ऑफ मास इसका वाई एक्सिस पे लाई करेगा? यस सर। तो क्या निकालने की जरूरत है आपको? वाई सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत है, निकाल लो। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई? चूंकि कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हो कि कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का सर फॉर्मूला होता है m1y1 या m1x1 प्लस m2x2। जितनी भी बॉडी है उन बॉडी का सेंटर ऑफ मास और जितनी भी बॉडी है उनका मास, ऐसे ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को, m1y1 प्लस m2y2। दो बॉडी है इसलिए हम दोनों को लिख रहे हैं m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ m1 लिख सकते हो, m2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बोलो? m1 Yes. क्या हो जाएगा? मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 1 है और ये 2। तो m1 क्या हो जाएगा भाई? m1 हो जाएगा, डेंसिटी आपको दी हुई है, मान लेते हैं कि डेंसिटी इसकी कोण की कितनी है? अगर रो है, डेंसिटी अगर कोण की रो है तो स्फीयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? 12 रो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? रिलेशन आपको गिवन है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ कोन। ठीक, Yes, sir. तो m1 क्या हो जाएगा? अगर डेंसिटी मान लेते हैं कि सॉलिड कोन की रो है, अगर सॉलिड कोन की डेंसिटी अगर रो है तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 रो। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू, सॉरी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको अगर इसकी 1 की रो दी हुई है तो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना है? कितना होगा कोन का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बाई 3। Yes, यस सर। sir. तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर। आर कितना है इसका? 2r है, तो यहाँ हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ध्यान से, 2r का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी? 4r। तो डेंसिटी हो जाएगा इसका, सॉरी मास हो जाएगा इसका रो इंटू 4 चौका 16, मतलब 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया m1। क्या हो गया ये? m1 16/3 रो पाई आर क्यूब। ऐसे ही m2 निकालो, तो m2 निकालो, कितना होगा? m2 अगर निकालोगे तो हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर। डेंसिटी ऑफ स्फीयर मतलब 12 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ 12 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 12 रो इंटू 4/3 पाई इंटू 4, सॉरी 2r का होल क्यूब, सॉरी 2r नहीं r, आर होगा जी। हाँ गलत है, क्योंकि उसका डाया 2r दिया हुआ है तो रेडियस उसका r हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 3 4 जा, तो हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 16 रो पाई आर क्यूब है। y1 कितना होगा? y1 देखो, पीछे आ जाओ, y1 की वैल्यू देख लो और y2 की वैल्यू देख लो, पीछे देख लेते हैं। देखो इधर y1 कितना होगा भाई? इसका
बेस से कितनी हाइट पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास, वन वाले का मतलब कोण का, कोण का बेस से कितनी हाइट पे, h/4 पे। तो ये तो हो गई हाइट h/4, हो गई कि नहीं हो गई बताओ। मतलब Yes, sir. h/4 इन द सेंस, h/4 इन द सेंस h है आपका 4r, ये h/4 होगा। तो h अगर आपका 4r है तो 4r/4 मतलब r पे होगा, होगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करता है। अब इस सेंटर की इस रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट होगी ये देख लो, वही हो गई y2, 5R. कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 4r और ये हो जाएगा r, तो टोटल 5r। तो रो y1 की वैल्यू हो गई आपकी, y1 की वैल्यू हो गई आपकी h/4, h है आपका 4r, 4r डिवाइडेड बाई 4, 4 को खा गया, ये बचा r। और y2 की वैल्यू हो जाएगी 4r प्लस उसका सेंटर r, दैट इज 5r। 61r/13 हैं आंसर 61r/13 आ रहा है बॉटम से। 61r/13, यस सर। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चे। m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की देखो, m1 16 रो इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 16 रो इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू y1 की वैल्यू है r प्लस m2 है आपका 16 रो इंटू पाई आर क्यूब, 16 रो इंटू पाई आर क्यूब इंटू 5r डिवाइडेड बाई मास m1 प्लस m2, 16 रो इंटू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 16 रो इंटू पाई आर क्यूब। देखो रो पाई आर क्यूब ऊपर है, रो पाई आर क्यूब इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो रो इंटू पाई आर क्यूब को खत्म कर रहा हूं मैं। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 16 भी ऊपर है, 16 भी ऊपर है, 16 भी नीचे है, 16 भी नीचे है, इसे मार दे रहा हूं मैं, चलेगा क्या, Yes, sir. मर गया ये। तो नीचे बचा, ऊपर बचा, देखो ऊपर बचा r/3 प्लस 5r और नीचे बचा 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 या 15, ऊपर हो जाएगा 16r डिवाइडेड बाई 3, नीचे हो जाएगा 4/3, 3 को खा गया, 4 चौका 16, इसका आंसर होगा 4r। 4r कितना आंसर होगा 4R. मुस्कान, यस सर। कहाँ गलत हुआ, सर उसके मास में। मास में ना, ये यस थोड़ा सर। ये थोड़ा ध्यान दो बच्चे, ब्रो ये ध्यान दो थोड़ा, ध्यान नहीं दोगे तो ये सब छोटी, देखो चीजें आती हुई अगर गलत होती ना तो बड़ा दुख होता है, चीजें अगर आती हुई गलत होती हैं तो बड़ा दुख होता है कि यार काश जो है मैंने देख लिया होता, काश ये मैंने कर लिया होता। तो ये कर लिया होता और होने में, दोनों में अंतर है। अब आप बाहर निकल गए हॉल से तो फिर आपके लिए सब कुछ क्या है, सब कुछ होता में हो जाएगा कि मैंने ये काश कर लिया होता यार, मैंने ये देख लिया होता यार, तो हो जाता हमसे। तो बच्चे ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बोलो Yes, sir. पड़ेगी ना। Yes, sir. यस सर। क्या ये कर लोगे ऐसे क्वेश्चन साहब। Yes, sir. एक क्वेश्चन देखो 2019 में दिया हुआ था, ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो सेंटर ऑफ मास का, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो कितने क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के दिए हुए हैं। आप कहोगे कि यार यार कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो
सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन, चूंकि मैं बुक लाया हुआ था आज तो मैं आपको दिखा रहा हूं। कंपोजिट बॉडी का, पार्टिकल का, जो भी है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने आपको आना चाहिए। देखो कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर as shown in figure. The xy coordinates of the center of mass will be. ये तो आपने कितनी बार किया है कि नहीं बताओ। कह रहा है कि 3 मासेस हैं, इसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जिसकी साइड 1 मीटर है, और मासेस कैसे हैं, एक मास 50 ग्राम का है, दूसरा 100 ग्राम का है, तीसरा 150 ग्राम का है। ये 50 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, सॉरी हाँ ये 100 ग्राम का है और ये 150 ग्राम का है। देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मेंस निकालना बहुत आसान है, मेंस निकालना बहुत आसान है। एडवांस में यही सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन जो आप बेसिक से कर रहे हो उस पे आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो ये रेफरेंस लाइन दिया हुआ है, 1 मीटर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। अब रेफरेंस लाइन दिया हुआ है, रेफरेंस ये हो गया आपका। कह रहा है कि ये रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। क्या सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते हो आप? क्या मैंने ये क्वेश्चंस नहीं कराए आपको? ठीक। अब यहाँ 3 पार्टिकल हैं, सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल हो चाहे बॉडी हो, सबका सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो होगा। अब ग्राम में है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम होगा, नीचे भी ग्राम होगा, ग्राम ग्राम को खा जाएगा। जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे आप कर सकते हो, हाँ, लेकिन जितने भी मासेस हैं सब ग्राम में ही हो तब भी चलेगा, जितने भी मासेस हो सब किलोग्राम में हो तब भी चलेगा। एक मास किलोग्राम 1 ग्राम में हो तो नहीं चलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, बोलो m1 कितना है 50 ग्राम इंटू x1 कितना होगा, रेफरेंस लाइन ये है, क्या होगा रेफरेंस जो है, क्या होगा x1 बोलो? 0 0 प्लस m2 कितना 100, x2 कितना होगा बोलो? अरे इसका कोऑर्डिनेट बोलो, क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका? 1 0 1 1 कमा, 0 इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका इसका कोऑर्डिनेट बता दो, निकाल सकते हो क्या कोऑर्डिनेट इसका? यस सर। हाँ गुड, आना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट दिव्यांशु बोल। ये यहां से हाइट जो होगी ये y हो जाएगी, ये वाला x हो जाएगा। तो x तो मुझे लगता है मैं लिख दे रहा हूं, देखो 1/2 y बताओ, x हो जाएगा 1/2, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। x हो जाएगा 1/2, y कितना होगा? अब ये 1 मीटर हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये वाली साइड हो जाएगी। यस सर। y कितना होगा? √3/2 गुड। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो 1/4 मतलब 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, 3/4 मतलब √3/2। सही है, ठीक है। अब देखो m2 है आपका 100, x2 कितना होगा? x2 1 प्लस m3 आपका है 150 इंटू x3 आपका है 1/2 डिवाइडेड बाई 50 100 150 400 300 300 300 50 गुना 100, 50 या 150, 50 छक्का 300, तो ये हो जाएगा 0 2 1 जा
अरे सही कर रहा हूँ क्या मैं, गलत कर रहा हूँ? 100 प्लस गलत है। 1/2 plus √3/2 plus 100 into I. ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 प्लस 6, 2 प्लस 3/2। अरे ये 50 काट के गलत किया क्या मैंने? हाँ गलत किया, गलत किया भाई। क्यों गलत किया? क्योंकि ये 50 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जीरो है गया ये। ना। यस सर। हाँ ये गलत किया मैंने, ये गलत किया मैंने, ये गलत किया मैंने। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 100, 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 300, यही तो होगा। Yes, 7/12। तो 175 बाई 300, 175 मतलब 25 सत्ते 175, 7 बाई 12। 25, एक कम 25 और 25 दूना 50, 7/12, 7/। अब इसमें दो ऑप्शन में 7/12 एक्स एक्सिस पे है, बी और सी। Y भी निकालना पड़ेगा। हाँ तो वाई पे निकालना पड़ेगा आपको। देखो वाई पे क्या हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास √3/4. m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 y1 ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये है। नो सर। अरे भाई y1 का इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो ये 0 तो हो ही जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। m2 कितना है बताओ? 100 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, प्लस m3 कितना है आपका? 150 इंटू y3 कितना है? √3/2 डिवाइडेड बाई 300, 300 √3/4। ये जाएगा 75। तो 75 √3 डिवाइडेड बाई 300, 75 से 300 कटेगा क्या? 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो √3/4 मीटर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? यस सर। मतलब तू ऐसा मतलब कह रही है आसान हो सकता है या फिर ये आसान है? हो सकता है। नहीं हो सकता, इससे बहुत आसान है बच्चे ये, इससे आसान क्या पूछेगा? अब ये थोड़ी ना पूछ लेगा कि 2 दूना कितना होता है, बता। तो उसके साथ खिलवाड़ हो गया फिर तो, आईआईटी के साथ है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा भी कर दें, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते थे। अब देखो मेंस में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था ये बताओ? है यस सर सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें क्या था, तीनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है? क्या चीज? 25 मार्क्स। तीनों में नहीं, पास होना पड़ता है? आपको तीनों सब कट ऑफ शायद होता है क्या? सर 25 मार्क्स ईच में चाहिए रहते ना। हाँ कट ऑफ होता है, मतलब आपको होना चाहिए। पड़ेगा, हाँ मतलब तीनों में पास होना पड़ेगा। हाँ आपको कट ऑफ चाहिए। कट ऑफ जब तक नहीं क्रॉस करोगे तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, यस। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ था देखो, 4 particles ABCD with masses MA, MB, MC, MD are at the corners of a square. They have accelerations of equal magnitude with the acceleration of center of mass of the particle. अच्छा नहीं, आप लोगों को अभी एक्सेलेरेशन मैंने नहीं पढ़ाया है ना, तो अगर एक्सेलेरेशन मैंने नहीं पढ़ाया तो इसको अभी करने का कोई आपको हक नहीं है। एक अब देखो, अब एक छोटा सा और चीज लिखो। क्या ऐसे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे? एक और दूं मैं आपको, एक और दे देता हूँ, रुक जाओ, छोटा छोटा एक और दे देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ो। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एल शेप में लिखो, एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास
an L-shaped object made of thin rods of uniform mass density लिख लिया, uniform mass density is suspended with a string as shown in figure. Is suspended with the string as shown in figure. ये string है, इससे लटकाया गया है. ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है. ठीक है, suspended as shown in figure. If AB is equal to BC, if AB is equal to BC, अगर AB BC के बराबर है, if AB is equal to BC, and the angle is made by AB which downward vertical is theta, अगर ये एंगल इससे थीटा बना रहा, downward vertical is made by theta, then tan theta is equal to लिखना है ऑप्शन में. ए ऑप्शन है tan theta is equal to 2/√3. बी ऑप्शन है tan theta is equal to 1/2√3. सी ऑप्शन है tan theta is equal to 1/2, और डी ऑप्शन है tan theta is equal to 1/3. क्या ऑप्शन होगा इसका? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. अब लिखो टॉपिक, टॉपिक में लिखो. ये मैं कराऊंगा जब आपको एक टॉपिक में पढ़ा देता हूँ. चलिए लिखो टॉपिक में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. टॉर्क वाले से ना, बैलेंसिंग टॉर्क वाले से. हाँ, तो 1/2 आ रहा है ना tan थीटा. 1/2 आ रहा है. यस चलो सर. देखते हैं जो भी है. अब चूंकि मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसी पे बेस्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे रोक के अब मैं नया टॉपिक थोड़ा शुरू करूंगा. ठीक है, नया टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोशन ऑफ, या ना रुको, अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद में थोड़ी सी जल्दी होगी करना. मैं एक चीज और करा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा जब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़ा लूंगा. पहले देखो, जैसे मान लो कोई फिगर है, जैसे सपोज करो ये फिगर है. इस फिगर से कोई फिगर अगर है, मान लो कोई छोटा सा फिगर, मान लो इससे ना रिड्यूस कर दिया गया, निकाल दिया गया, कट कर दिया गया, तो रिमेनिंग फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एक सर्कल है या एक डिस्क है, उस डिस्क से आपने एक छोटा सा डिस्क बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? हाउ विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. तो लिखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो क्या होता है, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से ही समझा देता हूं मैं आपको. मान लो एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल से जिसका लेंथ मान लो
6 मीटर है और विड्थ मान लो इसकी 4 मीटर। ठीक है, इससे एक छोटा सा पोर्शन इतना, जिसकी विड्थ है 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर, इसको रिड्यूस कर दिया, कट कर। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन? इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का लिखो। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसमें से इसके सेंटर ऑफ मास को माइनस कर, इसका जो सेंटर ऑफ मास है पूरी बॉडी का, पूरे रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है, उसके सेंटर ऑफ मास में इसका सेंटर ऑफ मास, यहां पे भी दो फिगर हो गया, एक फिगर ये पूरा रेक्टेंगल हो गया और दूसरा फिगर ये स्क्वायर हो गया। तो इस रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास में से स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या कर देंगे? माइनस। तो यहां देखो, ये आपके दो फिगर है, एक फिगर ये 1 हो गया और ये वाला 2 हो। तो वही क्वेश्चन कंपोजिट फिगर वाला ही है। कंपोजिट फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे मैं ये रेफरेंस लाइन ले लूं कि मैंने ये रेफरेंस लाइन दे दिया, एक्स है, ये वाई एक्सिस है रेफरेंस लाइन की। अब मैं आपसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा हूं, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चे? एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1x1, दूसरे वाले का माइनस करना है कि प्लस? माइनस। इसलिए लिखेंगे माइनस m2x2 अपॉन ये वाला बड़ी वाले मास में से छोटे वाले मास को क्या करेंगे? बताएंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो, अगर मास पहले वाले का मान लो कि 8 kg है और इसमें से हमने इस रेक्टेंगल, इस छोटे से स्क्वायर का मास 2 kg हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चे? देखो, अगर हम देखें एक सेंटर ऑफ मास, तो हमें बताओ m1 कितना होगा? m1 तो आपको पता ही, x1 कितना होगा? x1 बॉडी वन क्या है? ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके सेंटर पे, उसके मिड पे। मिड कितना होगा? अगर x की बात करें तो x में x का मिड कितना होगा? अगर x 6 है तो उसका मिड कितना होगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 मीटर। x2 कितना होगा भाई? x2 इसका मीड कहीं यहाँ होगा, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? 1/2 पे। यस सर। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? रेफरेंस एक्सिस तो ये है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? 5 + 1/2। 5 + 1/2। गुड, 5 + 1/2। 5 × 10 है कि 11/2। m1 आपको पता ही है, m2 पता ही है, तो क्या सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा? हाँ, देखो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 आपका 8 है, 8 × x1 आपका 3 है, तो 8 × 3 माइनस m2 आपका कितना है? 2 है, और x2 कितना है आपका? वो है 11/2 डिवाइडेड बाई m1। 8 - 2 6, 8 × 24 माइनस 2 दूना 4, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 11/6। एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया 24 - 11, ये बचा 13/6। ठीक है, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 + m2। m1 - m2 आप मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी में से कोई छोटी सी बॉडी एलिमिनेट कर दी गई है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना। m1 आपका, अच्छा यहाँ y1 y2 निकाल दो। y1 y2 अगर बता दोगे तो आपको पता है कि जो है उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले में रख लो। तो y1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 2
y2 7/2 यहां से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हाफ है, ये हो गया हाफ, तो 3 माइनस हाफ तो 5/2 होगा ना, सॉरी हाँ ठीक है, 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ कितना हो गया 7/2। तो y1 की वैल्यू 2 मीटर, y2 की वैल्यू 7/2 मीटर। y सेंटर ऑफ मास हो गया m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू आपको पता ही है 8, m2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आपको पता ही है 2, m2 की वैल्यू आपको पता है 2, y2 की वैल्यू आपको 7/2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7/2 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कट गया, 8 दूना 16 माइनस 7, ये हो जाएगा 9/6। ठीक है, यस क्लियर है। यस तो आज आप जाके ना सेंटर ऑफ मास पे थोड़ा न्यूमेरिकल बनाओ, इससे आसान टॉपिक आपको नहीं मिलेगा अगर आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया तो। बाकी 1-2 टॉपिक और बचे हैं, कल परसों में इसको खत्म करूंगा।